हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में हम जानते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है। कहने का मतलब है कि एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है और उसके साथ एक रेजिस्टेंस को जोड़ा गया, बस और कुछ नहीं है। तो आपको पता है वो जो रेजिस्टेंस है वो सारी की सारी जो एनर्जी है सोर्स की, उसको हीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, यानी रजिस्टर हीट प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो घटना है, जो रजिस्टर हीट पैदा कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट उसमें से फ्लो करने पर रजिस्टर हीट पैदा करना, इसी घटना का नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और जूल हीटिंग। ठीक है। तो कोज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है वो समझिए अब आप। भाई जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। हम पीछे भी समझा चुके हैं आप लोगों को। तो सभी के सभी एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड जिसे आप बोलते हैं। तो ड्रिफ्ट स्पीड से सभी मूव करते हैं, तो ऐसा क्यों, जबकि उनके ऊपर तो लगातार फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन होना चाहिए, कांस्टेंट स्पीड नहीं होनी चाहिए। तो इसका कारण क्या है कि जैसे ही वो मूव करते हैं तो वो लगातार पॉजिटिव मेटल आयन से कोलाइड करते हैं। यानी ये समझिए कि अगर हम ऐसे सोचें कि ये एक आयन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक कंडक्टर के अंदर का मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे आयन्स है और ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है फ्रीली तो एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेट करके इसकी स्पीड बढ़ती है। लेकिन जो स्पीड बढ़ती है वो बढ़ी हुई स्पीड इसको क्या देती है, काइनेटिक एनर्जी। और जैसे ये इससे टकराएगा तो यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाता है, लॉस। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आपको पता है एनर्जी कंजर्वेशन से कि एनर्जी तो कंजर्व रहनी चाहिए। तो इसने अगर अपनी काइनेटिक एनर्जी लॉस कर दी तो वो कहाँ गई, तो वो इसने इसको दे दी, इसको प्रोवाइड कर दी, जिसके कारण अब ये जो मेटेलिक आयन है ये अपनी ही जगह पे क्या करने लगा, ऐसे ऐसे आगे पीछे ओसिलेट करना स्टार्ट कर गया। यानी इसकी जो वाइब्रेशंस है उस वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर गया। ठीक है। तो इसकी वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर गया। ऐसे ही और भी इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, तो सभी के सभी मेटेलिक आयन अपनी वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। यानी पहले उनका हल्के हल्के ओसिलेट कर रहे थे, लेकिन अब और तेजी से ओसिलेट करने लगे, ज्यादा दूर तक ओसिलेट करने लगे। तो इसी चीज़ से टेम्परेचर बढ़ता है। तो आपके जो मेटल है ये, इस मेटल का क्या इंक्रीज हो गया, मेटेलिक आयन के वाइब्रेशंस के कारण टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। और टेम्परेचर इंक्रीज होने से आप कह सकते हैं कि इसमें क्या पैदा हो गई, हीट। तो इस प्रकार हीट बनती है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब आगे देखिए, जूल्स लॉ हम पढ़ते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक रजिस्टर है और इस रजिस्टर को एक ईएमएफ सोर्स से कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन्ड है जिसका नाम है वी। तो वी पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या होगा, हायर पोटेंशियल में से लोअर पोटेंशियल को घटा दीजिए तो वी ए माइनस वी बी, जो कि जीरो से बड़ा होगा। क्योंकि करंट की जो डायरेक्शन वो इस तरफ है, तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। तो वी ए वी बी से बड़ा है, कितना बड़ा है सब ट्रैक्ट करके देख लीजिए। जैसे हमारे पास एक संख्या 715 है, तो 7 5 से कितनी बड़ी है, तो 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए तो आपको आंसर जैसे 2 मिलता है, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा v। चाहो तो आप इसे डेल्टा वी भी लिख सकते हो। ये है। तो इस डेल्टा वी के कारण या इस v के कारण यहाँ पर जो करंट है उस करंट ने कुछ चार्ज का फ्लो करवाया होगा ए से बी की तरफ। ठीक है। या आप हाँ, जो प्रोटोन है ऐसे सोच सकते, बताया था मैं पीछे भी, जब इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में मूव करता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आप क्या मान सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इस तरफ गया तो हम मान सकते हैं एक प्रोटॉन इधर से इस तरफ गया। ठीक है। तो ए से बी कुछ चार्ज गया, वो चार्ज हमने मान लिया क्यू, और कुछ समय के लिए हमने देखा तो मान लेते हैं टी टाइम के लिए। ठीक है ना। तो ये कोमा है बीच में। तो अब देखिए, तो क्यू कितना होगा, तो क्यू होगा आई इंटू टी, ये आप जानते हैं फॉर्मूला करंट का। तो आप चार्ज, टोटल चार्ज कितना फ्लो किया वो आप निकाल सकते हैं टी टाइम में। तो अब आपको पता है कि जो चार्ज ए पर था वो बी पर गया, तो ए वाले चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी हाई थी, क्योंकि हाई पोटेंशियल पे था, और वो बी पे गया तो उसका लो पोटेंशियल हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी भी तो चेंज हो गई उसकी। यानी आप कह सकते हैं एक चीज़ हाई हाइट से लोअर हाइट पे आ गई, ये ग्राउंड लेवल है, तो कुछ यहाँ था और यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है। तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी U1, यहाँ की U2, आप ऐसे कह सकते हैं ना। तो
अब आप देखिए फाइनल माइनस इनिशियल करके आप चेंज निकाल सकते हैं, तो ये चेंज नेगेटिव आएगा क्योंकि जो फाइनल एनर्जी है वो कम है और जो इनिशियल एनर्जी है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो U इज इक्वल टू, अब आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, जिस पोटेंशियल पर चार्ज है उस चार्ज के उस पोटेंशियल से गुणा कर दीजिए। तो फाइनली आपको फाइनल माइनस इनिशियल करना है, तो फाइनल एट बी माइनस फाइनल एट ए, ये आप करेंगे तो ये क्या रखा है हमने यहाँ पे, तो बी का पोटेंशियल वी बी है, ए का वी है, तो क्यू वी बी माइनस क्यू वी ए। अब आपको पता है ए हायर है बी लोअर है, तो नेगेटिव में आंसर आएगा और ये माइनस क्यू वी आपका आंसर मिल जाएगा, नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया इन्होंने यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई इतनी, आप कह सकते हैं इतनी चेंज हो गई, आप ये बोल सकते हैं। तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई यानी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ, एक तरह से ये लॉस है आपका, लॉस इन या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को आप लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर चार्ज। अगर अब आपको फिर से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है तो कहीं ना कहीं एनर्जी का गेन भी हुआ होगा, तो काइनेटिक एनर्जी चार्ज ने क्या की होगी, गेन। ऐसा कब होगा, काइनेटिक एनर्जी गेन कब करेगा, तो गेन तब करेगा अगर ऐसे सोचिए बिल्कुल फ्रीली चार्ज मूव करे, उसका कोलिजन ना हो, वो किसी भी मेटेलिक आयन से ना टकराए, बिना कोलिजन सफर किए मूव करे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, तो आप देखिए मान लेते हैं स्वरूप ये आपका जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये कितना रहेगा, जीरो। क्यों, क्योंकि एक अगर घटेगा तो दूसरा बढ़ जाएगा, और दोनों एक अगर पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव होगा, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, और दोनों की अमाउंट सेम है तो चेंज जीरो रहेगा। तो आप क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा के हमेशा किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू। इसको आप सिंपली के लिख सकते हैं, इसको यू लिख सकते हैं, तो के इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू। ये कंडीशन कब होनी थी, ये कंडीशन तब होनी थी जब कोलिजन नहीं होते। तो ये देखिए ये दिखा रखा है ना कि ये कंडीशन होनी चाहिए थी, तो ये कंडीशन अगर होगी, अगर कोलिजन नहीं होते तो वी आई टी आपका आंसर मिलेगा, क्योंकि क्यू वी आप लिखेंगे, देखो यू इज इक्वल टू क्यू वी आ गया था हमारा आंसर, और क्यू को हम लिख सकते हैं आई टी, तो वी आई टी हमें आंसर मिलेगा, और ये सारी ही संख्याएं पॉजिटिव है, तो वी आई टी जीरो से बड़ा आंसर देगा, जो कि वी आई टी है क्या, के। तो अगर कोलिजन नहीं होते तो के कितना होना था, वी आई टी के बराबर होना था, लेकिन कोलिजन हो रहे हैं, कोलिजन हो रहे हैं, तो ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होना था, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगातार कोलिजन होते ही वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस करता जा रहा है चार्ज, तो ये वी आई टी क्या होता गया, लॉस होता गया, तो टोटल वी आई टी क्या हो गया, लॉस हो गया, टोटल काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया ड्यू टू कोलिजन, और ये सारा का सारा वी आई टी किस में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी में। तो आप कह सकते हैं कि जो आपका के है वो के किसके इज इक्वल टू आ गया, जो लॉस इन के है या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो हुआ है, जो इनिशियल थी ए पर और बी तक आने में जितना चेंज होना चाहिए था अब बिना कोलिजन के, तो कोलिजन हो रहे हैं तो वो चेंज सारा किस में बदल गया, कोलिजन के कारण वो हीट एनर्जी में बदल गया। तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, वी आई टी, क्योंकि के डेल्टा के इज इक्वल टू वी आई टी आया है, ये है। तो हीट एनर्जी आपकी इस प्रकार पैदा होती है, जूल आप लिखेंगे इसकी यूनिट एनर्जी की, तो वी को आप आई आर लिख सकते हैं ओम्स लॉ से, तो आई स्क्र आर टी भी आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। अच्छा वी आई टी में अगर आप आई को लिख देंगे वी बाई आर, तो वी स्क्र बाय आर इंटू टी, ये फॉर्मूला भी आपको मिल जाएगा। कैलोरी में कन्वर्ट करना है आपको, तो 4.18 से डिवाइड कर दीजिए सभी को, तो आपको एक कैलोरी में आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या देखने को आपको मिल रहा है कि अगर हम सभी फॉर्मूलाज को देखें, तो एच एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है, इस वाले फॉर्मूले को देखिए आर, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी और एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वेयर, ये क्वांटिटीज हमें मिली। ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या है, द रेट एट विच वर्क इज डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ। भाई जो बैटरी आपने लगाई है, सोर्स ऑफ ईएमएफ लगाया है, वो सर्किट में कितनी तेजी से काम करवा रहा है, लगातार करंट मेंटेन कर रहा है सर्किट में, तो कितनी तेजी से उस करंट को मेंटेन करने के लिए वो कितनी तेजी से काम कर रहा है सोर्स ऑफ ईएमएफ, उस काम की तेजी का नाम ही क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो रेट एट विच एन अप्लायंस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक, आप ऐसे भी कह सकते हैं कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आपने सर्किट में यूज किया और वो कितनी तेजी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरी फॉर्म में, एनर्जी की दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, कितनी तेजी से ये फॉर्म बदल रही है, कितने टाइम में कितनी, यानी हम कितनी इनपुट दे रहे हैं एनर्जी की, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितने टाइम के अंदर दूसरी फॉर्म में बदल रही है।
या 1 सेकंड में कितनी बदल रही है, आप ये कह सकते हैं। 1 सेकंड में हमने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, 1 सेकंड में कितनी हमें दूसरी एनर्जी मिली, चाहे वो हीट कह लीजिए, चाहे आप मैकेनिकल कह लीजिए, अगर मान लो आपके पास कोई फैन है या आपके पास बल्ब है तो लाइट कह लीजिए, तो कितनी एनर्जी आपको मिल रही है, कितनी तेजी से एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, वो है आपकी इलेक्ट्रिक पावर। तो जितने ज़्यादा वाट का बल्ब होगा वो उतनी ज़्यादा आपको देखने को मिलती है कि अगर 60 वाट का बल्ब है तो उसकी ब्राइटनेस आपको दिखाई देती है, उसी की जगह आप 100 वाट का बल्ब यूज़ करते हो तो आपको ब्राइटनेस नज़र आती है। तो ये जो ब्राइटनेस है 100 वाट में ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि हर 1 सेकंड में वो ज़्यादा वर्क कर रहा है, ज़्यादा वर्क, ये सोर्स ऑफ ईएमएफ से ज़्यादा वर्क ले रहा है एक तरह से अपने में, करंट जितना करंट भी उसमें आ रहा है उसमें मेंटेन करने के लिए। तो देखो हम आगे करते हैं, मान लेते हैं करंट आई टी टाइम के लिए मेंटेन किया गया और पोटेंशियल डिफरेंस वी लगा, तो वर्क का फॉर्मूला क्या आएगा, या एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला क्या आएगा, वी आई टी, ये भी हमने सीखा। तो वी आई टी हमारा फॉर्मूला रहेगा। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम, तो डब्ल्यू बाई टी, डब्ल्यू था वी आई टी बाई टी, टी से टी कट गया वी आई, वी को आई आर लिख दीजिए, आई स्क्र आर, आई को वी बटे आर लिख दीजिए, वी स्क्र आर। तो ये आपके फॉर्मूले पावर के आएंगे। तो पावर क्या है, करंट इंटू वोल्टेज वी आई, यूनिट इसकी वाट है। तो जो 1 वॉट है वो क्या बताता है, जो एनर्जी कंज्यूम की गई है, या 1 वॉट इफ इट कंज्यूम्स एनर्जी एट रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी अगर कोई अप्लायंस कंज्यूम कर लेता है तो उसकी पावर 1 वॉट कहलाएगी, 1 वाट कहलाएगी। दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं कि पावर ऑफ ए सर्किट इज 1 वॉट, कोई भी सर्किट है उसकी पावर 1 वॉट होगी इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू इट ऑन अप्लाइंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस इट। भाई किसी अप्लायंस को हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं और जैसे ही 1 वोल्ट देते हैं उसमें से तभी की तभी 1 एम्पियर करंट फ्लो करने लग जाता है, तो हम बोलेंगे कि इस सर्किट की पावर या इस अप्लायंस की पावर 1 वाट है। तो 1 वाट का आप क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बाई टी यानी जूल बाई सेकेंड। तो जूल बाई, हम इसको कुलम से गुणा कर देते हैं, कुलम से डिवाइड कर देते हैं, तो जूल बाई कुलम इंटू में कुलम बाय सेकेंड। जूल बाई कुलम क्या है, जो आपका डब्ल्यू बाई क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज वोल्ट, और कुलम पर सेकेंड क्यू बाई टी एम्पियर करंट। तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। बड़ी यूनिट इसकी मेगावाट, किलोवाट, ये आप 10th क्लास से जानते हैं। हॉर्स पावर कमर्शियल यूनिट होती है 746 वाट, जो आपकी गाड़ी वगैरह की होती है, मोटर वगैरह की भी। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, टोटल वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट फॉर ए गिवन टाइम। भाई कुछ समय आपने दिया, उस समय के लिए जो आपका